हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो भाई इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बालको हमारा बेसिक का जो सप्लीमेंट्री का पेपर था 2025 का। ठीक है, और ये 20 एमसीक्यू भाई रट के चले जाना, पेपर में देखने को मिलेंगे आपको। इस तरीके के सारे सवाल सभी इंपॉर्टेंट हैं आपके। एक एक सवाल तरीके से सीबीएसई देती है बच्चों का आईक्यू लेवल चेक करने के लिए। तो भाई स्टार्ट करते हैं पहले सवाल से। तो दिया गया है द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज ए। भाई पहली टर्म आपको जो दे दी वो क्या दे दी, ए दे दी। इन्होंने बोला कॉमन डिफरेंस जो है यहाँ पर वो बी है, तो यानी कि डी की जो वैल्यू है वो आपको बी दे दिया। ठीक है, तो आपको बताना है टेंथ टर्म क्या होगी। तो मुझे बताओ भाई टेंथ टर्म कैसे लिखते हो आप। ए 10 को लिखोगे आप ए प्लस 9d। ठीक है, ए है आपके पास, ए फर्स्ट टर्म तो फर्स्ट है, और डी की जगह पे आप लिख दोगे बी, तो यानी कि ए प्लस 9b आपका हो जाएगा ऑप्शन करेक्ट। तो बताओ भाई कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ए प्लस 9b, यानी कि सी ऑप्शन इज द करेक्ट। ठीक है जी, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल दिया है इफ द पॉइंट, ये पॉइंट जो है आपको वो मिड पॉइंट है किस लाइन सेगमेंट का, इन दोनों पॉइंट के लाइन सेगमेंट। तो बना लेते हैं भाई। पहला पॉइंट है k, 0, ठीक है, और दूसरा पॉइंट है आपके पास 7, 3/2। अब इसका मिड पॉइंट क्या है, मिड पॉइंट है यहाँ पर हमारे पास 3, 3/4। मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा लो भाई। मिड पॉइंट फॉर्मूला होगा 3, 3/4 बराबर में ये है x1, y1, ये है आपका x2, y2। भाई ये रेड पेन से दिखाई दे रहा है, होपफुली आपको दिख रहा होगा। नहीं दिख रहा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। ठीक है जी। तो x1 कितना है यहाँ पर k, प्लस x2 कितना है आपके पास 7/2, कॉमा y1 कितना है 0 और y2 कितना है 3/2 आ गया। देखो फर्स्ट वाली वैल्यू को फर्स्ट वाली वैल्यू के साथ कंपेयर करोगे k की वैल्यू आ जाएगी। ध्यान से देखो भाई, 3 बराबर लिखोगे k प्लस 7/2, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 3 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा भाई कितना आएगा, ये आएगा 6। 6 बराबर k प्लस 7, 7 उधर भेज दो तो k 6 माइनस 7 यानी कि आ गया माइनस का 1। तो k की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस की 1। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया आपके पास, ए ऑप्शन इज द करेक्ट। चलते हैं भाई अगले सवाल पर। अगला सवाल बोला है द एरिया ऑफ ए सेक्टर आपको बताना है जिसकी रेडियस 7 है और एंगल बना रहे हैं 60 डिग्री। भाई एरिया सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन में 360 इनटू में पाई आर स्क्वायर। थीटा आपके पास यहाँ पे 60 है अपॉन 360, ठीक है जी। पाई की वैल्यू 22/7 रखोगे आप। रेडियस दिया है 7 यानी कि 7 इंटू 7, 7 से 7 साफ, ये कटेगा 1/6 पर, 6 से कटा ये 11 पे गया, मतलब हाँ ठीक है, ये 3 हो गया। तो 11/3 कौन सा ऑप्शन करेक्ट, अच्छा 7 भी तो है भाई, ये 7 7 की इससे 11 से मल्टीप्लाई करो तो 77/3। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, बी ऑप्शन इज द करेक्ट। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर, चौथे पे लिखा है दो डिफरेंट कॉइन्स है एक साथ उछाले गए, प्रोबेबिलिटी बताओ एग्जैक्टली वन टेल की। तो आपको सबसे पहले जब दो कॉइन हम उछालते हैं तो सैंपल स्पेस आना चाहिए बनाना। होता है हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और जी टेल टेल। तो एग्जैक्टली वन टेल आना चाहिए, एक टेल। एक टेल कहाँ है भाई, एक टेल यहाँ पर है, एक टेल यहाँ पर है, तो यानी कि 2 और टोटल है 4, तो कट के कितना आ गया 1/2 आ गया आपके पास। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट इज, बी ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। इसमें दिया है सवाल में हमको PQR एक ट्राइंगल है जिसमें ST पैरेलल है QR के, ये लाइन पैरेलल है QR के। PS की लेंथ दे दी इन्होंने कितनी 16, यहां से लेकर यहाँ तक 16। फिर उन्होंने बोला PQ आपके पास 40 है, तो P से Q कितना है 40 है। तो मुझे एक बात बताओ भाई, ये बचा हुआ कितना हो गया, फिर 40 में से 16 घटाओगे तो आएगा आपके पास 24, कितना आएगा 24। ठीक है जी, हाँ 24 आएगा, सही है। तो ये भी आपके पास 16 हो गया और ये आपके पास 24 हो गया, यानी कि PT और TR आपको रेशियो बताना है, PT और TR का, यानी कि 16/24। तो इसको कट करो, 8 2 जा 8 3 जा, तो 2:3 आपका होगा करेक्ट ऑप्शन। समझ आया ऐसा क्यों किया वो भी समझ लो भाई। ST पैरेलल है QR के, ठीक है, और ये वाला एंगल दोनों में कॉमन है, तो दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो गए, नहीं सिमिलैरिटी, पीपीटी यूज होगी यहाँ पे। कौन सी थ्योरम यूज होगी, पीपीटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। सिमिलैरिटी से भी कर सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं। बीपीटी से देखो, बीपीटी से कैसे, अगर एसटी लाइन पैरेलल है क्यूआर के तो जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो होता है वो आपस में क्या होता है, बराबर होता है। आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो उसकी हेल्प से हमने क्या किया, रेशियो निकाल दिया। कैसे निकला देखो, PS 16 था
पूरा 40 था, ये 24 निकल गया, ये 16, तो ये 16 क्यों? क्योंकि एसटी लाइन पैरेलल है क्यूआर के। बात समझ आ रही है? नहीं समझ आई कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना, मास्टर जी बता दो क्या बता रहे हैं आप, ये हमें पल्ले नहीं पड़ रहा। ठीक है जी, और पल्ले पड़ गया तो आंसर है आपके पास ए ऑप्शन। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल बोला इन्होंने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट ढूंढ लो, इनकरेक्ट पता चल जाएगी। देखो पहला, दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स को हम सिमिलर कहते हैं। हाँ जी, हम दो कॉन्ग्रुएंट मतलब जो इनका शेप और साइज दोनों सेम हो, ठीक है, तो वो सिमिलर भी हो सकते हैं। सिमिलर मतलब एक जैसे। दूसरी बात, एक स्क्वायर एक रोम्बस सिमिलर नहीं हो सकते। हाँ बिल्कुल सही बात है, एक स्क्वायर एक रोम्बस सिमिलर नहीं हो सकते हैं। अगली बात, दो ट्राइंगल सिमिलर होंगे जब उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होंगे। प्रोपोर्शनल का मतलब होता है सेम रेशियो। क्या होता है प्रोपोर्शनल का मतलब? सेम रेशियो, यानी कि जब साइड्स आपकी सेम रेशियो में होती है तो आपके जो दो ट्राइंगल है वो सिमिलर होते हैं। सही बात है, लास्ट बच रहा वही गलत होगा भाई। दो पॉलीगन्स है उनको सिमिलर और तब कहेंगे जब उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हो, आपस में सेम प्रोपोर्शन में हो, है ना। तो कहने का मतलब दो पॉलीगन्स को हम सिमिलर तब कहेंगे जब उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड क्या सेम प्रोपोर्शन में हो। जरूरी नहीं है, क्या ही जरूरी है कि नहीं है जरूरी भाई? उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स का भी सेम होना जरूरी है। क्या है? उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स का सेम होना जरूरी होता है। तो आपके दो पॉलीगन्स तभी क्या हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं? सिमिलर हो सकते हैं। ठीक है जी, तो यानी कि हमारे पास इन्होंने बोला इफ एंड ओनली, इफ एंड ओनली का इफ का मतलब यहाँ पर हो गया कि सिर्फ इसी वजह से दो पॉलीगन्स आपके सिमिलर हो सकते हैं। नहीं जी, एंगल का भी केस होता है जिसमें एंगल 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 क्राइटेरिया आता है ना, एंगल 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 क्राइटेरिया आता है। ठीक है जी, तो आपका जो ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पर डी वाला होगा, क्योंकि हमसे यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई थी। अगला सवाल बोला है द वैल्यू बताइए इसकी भाई किसके बराबर आएगी। रख लो पहले भाई वैल्यू आप यहाँ पर, ये है हमारे पास 1 माइनस 1045 की वैल्यू होती है 1, तो 1 का स्क्वायर, 1 प्लस 1045 की, यानी कि यहाँ पे भी 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 होगा और 1 प्लस 1 होगा, तो यानी कि 0/2। आगे कितना? 0। तो मुझे बताओ भाई इन चारों में से किसकी वैल्यू 0 होती है? 10 0 की वैल्यू 0 होती है, यानी कि डी ऑप्शन इज द करेक्ट। ठीक है जी, समझ आई चीज? अगले सवाल पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोला था एम्पेरिकल रिलेशनशिप आपको बतानी है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब यहाँ क्या है? मीन, मोड और मीन से है। ठीक है, ये मिडल की वैल्यू होती है, तो हम इन सेंट्रल टेंडेंसी को क्या करते हैं? फाइंड करते हैं। तो आपको फॉर्मूला बताना है, फॉर्मूला याद कर लो भाई। 3 मीडियन जो होता है वो बराबर होता है 2 मीन प्लस मॉड के बराबर होता है। ठीक है जी, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा जो इससे मैच हो रहा है भाई? पहला ही ऑप्शन लग रहा है मुझे। हाँ पहला ही ऑप्शन करेक्ट है ना जी। चलो भाई अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल बोला एक फेयर डाई अगर हम थ्रो करें तो आपको बताना है इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी जो 3 से छोटा हो। 3 से छोटा एक ही नंबर होता है इवन, जो कि है प्यारा सा 2। ठीक है जी, तो आपको प्रोबेबिलिटी 2 की बतानी है। तो 2 भाई कितनी बार आ सकता है? 2 तो एक ही बार आएगा आउट ऑफ 6 आउटकम्स में से, है ना। तो आपके पास सैंपल स्पेस क्या होता है? 1 2 3 4 5 और 6, क्योंकि एक ही बार हम डाई को क्या कर रहे हैं? फेंक रहे हैं। अगला सवाल है आपके पास, आपको बतानी है प्रोबेबिलिटी, किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी पी है और उसी इवेंट की ना होने की प्रोबेबिलिटी क्यू है। तो इनका रिलेशन क्या बैठेगा? देखो भाई, किसी इवेंट की होने की प्रोबेबिलिटी पी और उसके ना होने की का जो सम होता है वो 1 के बराबर होता है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया आपके पास? सी ऑप्शन इज द करेक्ट। भाई बहुत आसान आसान से सवाल है, सप्लीमेंट्री में आए हुए हैं कंपार्टमेंट के एग्जाम में 2025 के। अब ये बताना है आपको, अगर अल्फा बीटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बेहद आसान क्वेश्चन, बहुत बार पूछा जाता है सैंपल स्पेस में, ओ सॉरी सैंपल पेपर में भर भर के दिए होते हैं ये वाले सवाल। तो इसमें दिया गया है आपको वैल्यू निकालनी है अगर 2x² + 6x - 6 एक पॉलिनोमियल है। तो भाई ये है आपके पास 1/में अल्फा प्लस 1/में बीटा। एलसीएम ले लो तो आएगा अल्फा इंटू बीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो बीटा प्लस अल्फा। आप इसको अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ जीरो, और अल्फा बीटा क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ जीरो। ये फॉर्मूला होता है माइनस का बी अपॉन ए और अपॉन में सी अपॉन ए। ये कट गया तो आएगा माइनस का बी अपॉन सी। अब देखो बी और सी क्या होगा? बी होगा आपके पास ये प्लस का 6 और सी होगा माइनस का 6। वैल्यू पुट कर दो तो ये गया प्लस का 6 और ये नीचे देखो माइनस ऊपर है और ये हो गया आपके पास माइनस का 6। ये ऑलरेडी माइनस है ना, माइनस से माइनस कटा, 6 से 6 कटा तो कितना आ गया 1। तो भाई ये ऑप्शन हो गया आपके पास बी ऑप्शन इज द करेक्ट। समझ आई चीज?
चलिए भाई अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल यहाँ पर दिया गया है, फिगर है, बहुत आसान क्वेश्चन है, देखो कैसे। भाई इसको अगर ध्यान से ऑब्जर्व करो, ये टेंजेंट है, टेंजेंट पे रेडियस हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, पहली बात, ठीक है। दो तरीके हैं सवाल को करने के, एक डायरेक्ट है और एक इनडायरेक्ट है। देखो कैसे, भाई तीनों एंगल का सम निकालोगे तो ये एंगल निकल जाएगा, है ना, ये 90 है 42 है, ये एंगल निकल जाएगा, बस लीनियर पेयर से x की वैल्यू आ जाएगी। या दूसरा तरीका क्या है, ये एक ट्राइंगल है और ट्राइंगल की एक एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी होती है, एक्सटीरियर एंगल ये होता है कि इंटीरियर अपोजिट के एंगल के सम के बराबर होता है एक्सटीरियर एंगल। जोड़ दो भाई 42 और क्या जोड़ना है आपको इसमें, 90, आंसर आ जाएगा। कितना आएगा आपके पास, ये 2 9 और 4 कितना हो गया आपके पास, 32, तो यानी कि आ गया 132। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट। ठीक है जी, अगले सवाल पे चलते हैं। बोला गया द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट्स टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। तो भाई आपको बोला है कि एक सर्कल बनाओ, ठीक है, दो पैरेलल टेंजेंट है, इस तरीके से जारी होंगी, तो क्या बोला इन्होंने, डिस्टेंस बताना है दोनों पैरेलल टेंजेंट्स का। तो मुझे एक बात बताओ, अगर रेडियस आपके पास 3.5 है, यहाँ भी 3.5 होगी, तो ये दूरी कितनी आ गई, 3.5 3.5 यानी कि 7। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है जी, अगले सवाल पे चलते हैं। आपको पूछा गया है इसमें से कौन सा ग्राफ जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का नहीं होगा, तो याद रखना u। तो u वाला जो ग्राफ होगा, u वाला जो ग्राफ होगा वो हमेशा पॉलिनोमियल का ग्राफ होता है। ये भी u है, ये भी u है और ये भी u है, ये वाला u नहीं बन रहा भाई, ये तो लहर बन रही है। तो यानी कि कौन सा नहीं है इसमें से, डी वाला ऑप्शन नहीं है जी। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल बोला अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस ax प्लस सी हैज रियल एंड इक्वल रूट्स, रियल और इक्वल रूट्स की जो कंडीशन होती है नेचर ऑफ रूट्स में हम पढ़ते हैं, तो आपको d की वैल्यू जो होती है जब रियल और इक्वल रूट्स आते हैं तो d की वैल्यू 0 के बराबर होती है। d होता है यहाँ पर b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर में 0। तो भाई देखो abc की वैल्यू चेक कर लो, a यहाँ पर है, अगर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करें, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है a स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। a की वैल्यू a है, ठीक है, b की वैल्यू a है और c की वैल्यू यहाँ पर c है, वैल्यू पुट कर दो। b कितना है, b है भाई a, तो a का स्क्वायर माइनस 4 इंटू में a कितना है, a है और g c है, ठीक है, बराबर 0। अब इन दोनों में a कॉमन ले सकते हैं हम, तो अंदर बचेगा a माइनस 4c बराबर 0। इस a को उधर भेज देंगे तो 0, खत्म। तो आगे a माइनस 4c बराबर 0, तो a की वैल्यू आ गई 4c। तो देखो किससे मैच हो रहा है, ये a ऑप्शन से मैच हो रहा है गुरुजी। तो ये हो गया आपके पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट, ए ऑप्शन इज द करेक्ट। अगले सवाल पे चलते हैं। भाई आपको अगली टर्म बतानी है, अगर ये एपी दी गई है तो इस एपी को पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लेते हैं। भाई रूट 5 है, क्या मैं रूट 20 को फैक्टर करूं अगर, तो अंदर आएगा भाई 4 इंटू में 5, और इस 45 को फैक्टर करूं तो कितना आएगा आपके पास, ये आएगा भाई 9 इंटू में 5। देखो अब ध्यान से, ये तो रूट 5 ऐसी रहेगा, इसमें से 2 बाहर आ जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट, 9 का स्क्वायर रूट 3 बाहर आ जाएगा। तो आपने एक चीज देखी, यहाँ 1 रूट 5 है, यहाँ 2 रूट 5 है, यहाँ 3 रूट 5 है, तो अगला क्या होगा, 4 रूट 5। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया भाई, बी ऑप्शन इज द करेक्ट। समझ आ रही है भाई चीजें, समझ आ रही तो चैनल को लाइक, सॉरी चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है जी। पता नहीं भाई घूम जाता है दिमाग। चलो भैया अगले से बोला है द सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 3x प्लस 4y बराबर 5 4x प्लस 3y बराबर 9। कौन सा सॉल्यूशन होगा, दो तरीके हैं, या तो आप इसको एलिमिनेशन से या सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर लो और x और y की वैल्यू निकाल लो, या दूसरा तरीका आसान क्या है, वैल्यू पुट कर करके देख लो फटाफट। देखो इसमें इसकी वैल्यू पुट करो, इसमें भी सेटिस्फाई कर रही है, इसमें भी सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं कर रही, ये चेक कर लेते हैं। x बराबर -3 है, -3 रखोगे तो 3 और -3 आएगा आपके पास 9 माइनस का, और प्लस का ये आ गया 4। तो भाई ये तो 5 नहीं आएगा, ये तो क्या आएगा हमारे पास, पहला वाला तो ऑप्शन ही गलत हो गया, इसका मतलब ये 5 तो नहीं आएगा, माइनस का 5 आएगा। अगला देखो इसको पुट करो, x बराबर 3 रखा तो 9 आया, और y बराबर 4, तो 9 प्लस का, और y की जगह रखोगे 4, एक रखा तो कितना है 4, तो ये भी ऑप्शन नहीं बैठ रहा। तीसरा चेक करो, x की जगह 3 डालो तो 9 आया, x की जगह 3, और ये -1 डालेंगे तो माइनस का 4 आया, तो ये आ गया 5। तो यानी कि सी ऑप्शन लग रहा है एक बारी को चेक करने के लिए, है ना। दूसरे वाले में पुट करके देख लो, x की जगह 3 डालेंगे तो आएगा हमारे पास 12, और y की जगह डालेंगे तो माइनस का 3, तो आ गया 9।
तो यानी कि भाई कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया हमारे पास, सी ऑप्शन इज द करेक्ट, जो कि x और y की जो वैल्यू है दोनों इक्वेशन को क्या कर रही है यहाँ पर सेटिस्फाई कर रही है। अगले सवाल पे चलते हैं भाई। लिखा गया है x tan 45 cos 60, किसकी वैल्यू निकालनी है, पुट करके x की वैल्यू निकालनी है। बहुत आसान भाई सवाल। देखो tan 45 की वैल्यू 1 होती है, cos 60 की वैल्यू होती है जो sin 30 होता है, और sin 30 होता है 1/2 बराबर √3 ऐसे रहेगा। sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, और जी cot 60 होता है जो tan 60 होता है, tan 60 का उल्टा tan 60 होता है √3, तो ये होगा 1/√3, लिख दिया 1/√3। √3 से ये √3 साफ हो गया, इस 2 से ये 2 साफ हो गया, तो x की मल्टीप्लाई 1 से करोगे x आएगा, और यहाँ सिंपल बचा √3। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया आपके पास, √3, यानी कि सी ऑप्शन इज द करेक्ट। समझ आ रही है भाई बाल को? नहीं समझ आ रही तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करना है ना, ऐसे नहीं बैठे रहना खाली। चलो भाई देखो यहाँ पर असर्शन रीजन आ गए। असर्शन रीजन में 19वां देखिए दिया गया है, द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल विद रेडियस आर, एंगल आपको दिया है थीटा। तो क्या एरिया ऑफ सेक्टर ये होता है हमारे पास, नहीं जी, एरिया ऑफ सेक्टर होता है थीटा अपॉन में 360 इनटू में पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ तो असर्शन ही गलत हो गया, रीजन सही होगा फिर, जाहिर सी बात है। देखो कैसे, एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है, एरिया ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग सेक्टर माइनस एरिया ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग ट्राइंगल। सही बात है भाई। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया यहाँ पर हमारे पास, डी ऑप्शन इज द करेक्ट, जिसमें असर्शन गलत और रीजन सही होता है। अगला सवाल देखिए, लिखा है दो ट्राइंगल्स अगर इक्वी एंगुलर है तो दे आर सिमिलर। इक्वी एंगुलर का मतलब क्या हुआ, इक्वल एंगल का मतलब होगा उनका जो एंगल है वो सेम है। मान लो ये 60 डिग्री है तीनों, तो ये भी 60 होंगे, ठीक है। इक्वली एंगल का मतलब सेम एंगल होना, बराबर एंगल का। हाँ तो भाई बात सही बोली है भाई, दो ट्राइंगल आपस में अगर इक्वी एंगुलर होंगे तो वो सिमिलर होंगे, बिल्कुल सही बात है। अगला देखो, अगर दो ट्राइंगल आपके पास सिमिलर है देन दे आर कॉन्ग्रुएंट। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता भाई। अगर दो ट्राइंगल आपस में सिमिलर है तो इसका मतलब वो कॉन्ग्रुएंट थोड़ी होंगे, नहीं हो सकते हैं। इसका मतलब रीजन यहाँ पर क्या हो गया, गलत हो गया, असर्शन सही हो। तो सी ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है जी। और अगर ये 20 के 20 सवाल आपको समझ आए हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।